24 नवंबर 1971 पोर्टलैंड एयरपोर्ट। एक शख्स खुद को डीन कूपर बता रहा है। सियाटल जाने वाली फ्लाइट 305 में सवार होता है। देखने में बिल्कुल आप कहें आम सा बिजनेसमैन, स्याह सूट, सफेद शर्ट, काली टाई। बिल्कुल एक आम सी परवाज लग रही थी। हाँ, लेकिन ये कोई आम सफर नहीं था। आज हम अमेरिकी फिजाई तारीख के एक ऐसे मॉम में की गहराई में जा रहे हैं जो आज तक हल नहीं हो सका। डीबी कूपर। जी, और हमारी मालूमात का जो बुनियाद है वो एक मजमून है डीबी कूपर, एक पुरस्कार फिजाई कज़ाक। तो कोशिश यही है कि इस मजमून की रोशनी में देखें कि क्या हकायक थे, क्या पुरस्कारियत थी जो आज भी कायम है। सही। और शुरुआत तो एक बहुत ही ड्रामाई अंदाज में हुई थी, एक छोटे से नोट से जो उसने फ्लाइट अटेंडेंट को दिया था। जी, जिस पे लिखा था कि मैडम, बेहतर है आप ये नोट देख लें, मेरे पास बम है। ये वाकई नाकाबिले यकीन केस है। एक आदमी जहाज अगवा करे, तावान ले, दौराने परवाज छलांग लगा दे और गायब हो जाए। 50 साल से ज्यादा हो गए, कोई सुराग नहीं। ये चीज इसे अमरीकी तारीख में बिल्कुल मुनफरिद बनाती है। मजमून भी यही कहता है। हाँ, मजमून भी इसी पहलू पर जोर देता है कि इतनी तहकीकात हुई, इतने वसाइल लगे, लेकिन नतीजा सिफर। तो हुआ ये कि जहाज उड़ा और थोड़ी देर बाद कॉपर ने फ्लोरेंस शेफनर, जो फ्लाइट अटेंडेंट थी, उन्हें वो नोट दिया। वो पहले तो समझे शायद कोई फोन नंबर दे रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन कूपर ने बड़े आराम से कहा कि नहीं, आप नोट पढ़ें, और फिर बताया कि मेरे पास बम है। अपना ब्रीफकेस खोलकर उसने वो सुर्ख सिलेंडर और तारें भी दिखाईं। और कमाल ये था, जैसा कि मजमून में भी जिक्र है, कि वो उस पूरे वक्त में इंतहाई पुरसुकून रहा। बिल्कुल, बर्बन सोडा ऑर्डर किया, सिगरेट पी रहा था, बल्कि मशरूब के पैसे भी दिए। हाँ, ये तो कमाल ही है। उसके मुतालिबात भी बड़े वाजे थे। $2 लाख नगद, $20 के बगैर निशान वाले नोटों में 4 पैराशूट। 4 पैराशूट? 2 क्यों नहीं? यही तो एक थ्योरी है। मजमून कहता है कि शायद उसने 4 इसलिए मांगे ताकि ये लगे कि वो यरगमाली भी साथ ले जा सकता है। इससे हुक्काम पर दबाव बढ़ गया। अच्छा, ये चालाकी थी। और फिर सियाटल में ईंधन भरवाना और मैक्सिको सिटी का रुख। जी, सियाटल पहुंचकर उसने रकम ली, पैराशूट लिए और सारे मुसाफिरों को सिवाय अमले के चंद अरकान के जाने दिया। पीछे सिर्फ 4 लोग रह गए थे जहाज पर। फिर उसने पायलट को नई हिदायत दी। हाँ, वो भी बड़ी मखसूस थी। जहाज 10,000 फुट से नीचे रहे, रफ्तार भी कम, 200 नॉट से कम। जी, तकरीबन 370 किलोमीटर फी घंटा, जो छलांग लगाने के लिए निस्बतन कम रफ्तार है। और सबसे खास बात, बोइंग 727 का पिछला जीना, जिसे एयर स्टेयर कहते हैं, वो दौराने परवास खुला रखा जाए। ये इस तैयारे की एक खासियत थी जो इस वाक़ये के बाद डिजाइन से हटा दी गई। कूपर ने इसी का फायदा उठाया। तो शाम 7:40 पर जहाज ने सियाटल से दोबारा उड़ान भरी। रात तूफानी थी, बारिश हो रही थी। अमले को कॉकपिट में ही रहने का हुक्म था। और फिर सियाटल और रीनो के बीच कहीं जनूबी मगरबी वॉशिंगटन के घने जंगलात के ऊपर कूपर ने पिछला जीना खोला और छलांग लगा दी। अंधेरे में, शदीद सर्दी में, मजमून कहता है -70 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसी ठंड थी। नाकाबिले यकीन। ऐसे हालात में तो किसी माहिर पैराट्रूपर के लिए भी ये इंतहाई खतरनाक था। सवाल ये है कि क्या वो बचा भी होगा। तो जब जहाज रात तकरीबन 10:15 बजे रीनो, नेवाडा में उतरा, पिछला जीना तो नीचे था, लेकिन कूपर नहीं था। ना कूपर, न तावान की रकम। पीछे क्या मिला? 2 पैराशूट, उसकी वो क्लिप ऑन टाई और एस्ट्रे में 8 सिगरेट के टुकड़े। बस। और यहीं से शुरू हुई अमरीकी तारीख की शायद सबसे बड़ी, सबसे तवील छानबीन। FBI ने जमीन आसमान एक कर दिया। हजारों अहलकार, सैकड़ों मुश्तबा अफराद से पूछगछ। मजमून बताता है 800 से ज्यादा मुश्तबा अफराद जंगल छाने गए, दरिया खंगाले गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कूपर, ना उसका कोई निशान, ना रकम का बड़ा हिस्सा, कुछ भी नहीं। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि उसका नाम डीबी कूपर कैसे पड़ा। उसने तो टिकट डीन कूपर के नाम से खरीदा था। हाँ, ये मीडिया की गलती थी। एक रिपोर्टर ने गलती से डीबी लिख दिया और बस वही नाम मशहूर हो गया। अच्छा। फिर 9 साल बाद 1980 में एक वाकया हुआ। हाँ,
وہ لڑکا برائن انگرام۔ جی، 8 سال کا لڑکا، اسے واشنگٹن میں دریائے کولمبیا کے کنارے ریت میں دبے ہوئے کچھ نوٹ ملے، تقریباً $5,800، اور ان کے سیریل نمبر تاوان کی رقم سے ملتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا، جیسا مضمون میں بھی لکھا ہے، کہ یہ جگہ اس علاقے سے بہت دور تھی جہاں سے کوپر کے کودنے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ تو اس دریافت نے تو معمہ اور الجھا دیا۔ پیسے وہاں کیسے پہنچے؟ کیا کوپر وہاں تک پہنچا تھا یا پیسے بہہ کر وہاں گئے؟ بے شمار نظریات ہیں۔ کوئی کہتا ہے وہ سابق فوجی پیرا ٹروپر تھا، کوئی کہتا ہے ایئر لائن کا ملازم، CIA ایجنٹ کی باتیں بھی ہوئیں۔ زیادہ تر کا خیال یہی تھا کہ شاید وہ چھلانگ میں ہی ہلاک ہو گیا اور اس کا جسم کبھی ملا نہیں۔ جنگل اتنا گھنا تھا، موسم اتنا خراب۔ مضمون میں ایک اور اہم سراغ کا ذکر ہے، وہ ٹائی جو وہ چھوڑ گیا تھا۔ جی، اس پر کچھ دھاتی ذرات ملے تھے۔ ہاں، مائکروسکوپک پارٹیکلز۔ تجزیے سے پتا چلا کہ وہ ٹائٹینیم اور کچھ نایاب دھاتوؤں کا مرکب تھا جو اس زمانے میں ہوائی جہاز سازی کی صنعت میں استعمال ہوتا تھا، خاص طور پر بوئنگ فیکٹریوں میں۔ تو شک گزرا کہ شاید کوپر کا تعلق اسی انڈسٹری سے تھا، بوئنگ کا ملازم یا کانٹریکٹر۔ لیکن یہ بھی کوئی حتمی ثبوت نہیں تھا۔ ہزاروں لوگ اس شعبے سے وابستہ تھے، کس کو پکڑتے؟ آخرکار 2016 میں تقریباً 45 سال کی تحقیقات کے بعد FBI نے کہا کہ بس اب ہم فعال تحقیقات بند کر رہے ہیں۔ وسائل دوسری جگہوں پر لگانے کی ضرورت تھی، لیکن کہانی ختم نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں۔ DB کوپر تو ایک لیجنڈ بن گیا، امریکی لوک داستان کا حصہ۔ پاپ کلچر آئیکن، کتابیں، فلمیں، ڈاکیومنٹریز، ایک اینٹی ہیرو سمجھ لیں۔ ایک پراسرار بھگوڑا جس نے سسٹم کو ہرایا۔ اور یہ حقیقت تو ہے کہ وہ امریکی تاریخ کا واحد ہوائی قزاق ہے جو پکڑا نہیں گیا اور کامیاب فرار ہوا۔ تو آخر میں وہی سوال رہ جاتا ہے جو مضمون بھی اٹھاتا ہے، کیا وہ ایک انتہائی ذہین مجرم تھا، کوئی مایوس آدمی، یا بس قسمت کا دھنی؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ 50 سال پہلے ایک طوفانی رات میں جنگل میں کودنے والا شخص آج بھی کہیں نام بدل کر خاموشی سے اپنی ہی یہ ناقابل یقینی کہانی سن رہا ہو؟ کون جانے؟